हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर है स्टार्ट किया हुआ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिसकी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो जो है हमने अपलोड कर दी है। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ द एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एंड गोल्स फॉर द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, कब कब हमें परफॉर्म करनी होती हैं और उनके गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने उनमें से अचीवमेंट कौन सी लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने उनसे गेन करनी है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करवाने से। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारे पास जो है इंडिकेशंस होती हैं किसकी, पीरोम्स की, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की हमारे पास सबसे पहले इंडिकेशन से। अब पैसिव जो हमारे पास रेंजेस ऑफ मोशन पीरोम्स जो हमारे पास होती हैं उनकी इंडिकेशंस क्या होती है, इन द रीजन वेयर देयर इज़ ए एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यू पैसिव रेंज ऑफ मोशन इज़ बेनिफिशियल। ठीक है, अब वो एरिया जहाँ पे हमने देखा हुआ है कि हमारे पास एक एक्यूट कंडीशन है और हमारा जो है वो इन्फ्लेम्ड टिश्यू है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन, पैसिव रेंजेस ऑफ मोशन जो है वो बेनिफिशियल होती हैं, हम करवा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, उस एरिया पे हमने ये भी देखा हुआ है कि अगर हम पेशेंट को एक्टिव मोशंस भी परफॉर्म करवाते हैं तो वो भी उसकी हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, अगर पेशेंट जो है अपनी एक्यूट कंडीशन में वो, अगर यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अगर पेशेंट जो है अपनी एक्यूट कंडीशन में या इन्फ्लेम्ड टिश्यू वाली कंडीशन में अगर अपने पार्ट को मूव नहीं करवा रहा तो हम वहाँ पे उसके लिए पैसिव रेंजेस ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, अगर पेशेंट अपनी उस एक्यूट कंडीशन में, उस इन्फ्लेम्ड कंडीशन में अपनी रेंजेस ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकता है तो हम वहाँ पे उसकी एक्टिव मोशंस जो है वो परफॉर्म करवाएंगे, ताकि उसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें आ जाती है ना, दोनों की इंडिकेशंस हैं हमारे पास। इन्फ्लेमेशन आफ्टर इंजरी और द सर्जरी यूजली लास्ट 2 to 6 days। ठीक है, अब एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, अब सर्जरी के बाद जो है उसकी लाजमी बात है कि उसके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होंगे, तो उसके दौरान उसकी जो सर्जरी के 2 दिन या मतलब 6 days के बाद जो है हम उसकी पीरोम्स जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। व्हेन अ पेशेंट इज़ नॉट एबल टू और नॉट सपोज टू एक्टिवली मूव अ सेगमेंट और सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब पीरोम्स की इंडिकेशंस और किस जगह पे आ सकती है। ठीक है, पीरोम्स की इंडिकेशंस हमारे पास एक तब भी आ सकती है जब हमारा जो पेशेंट है वो अपने सेगमेंट्स को मूव ना कर सके। ठीक है, एक सेगमेंट को या एक से ज़्यादा बॉडी के सेगमेंट को एक्टिवली मूव ना कर सके तो भी हम उसको पैसिवली जो है वो मूवमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं। वहाँ पे भी हमारी पीरोम्स जो है वो इंडिकेटेड है। एज वेन कोमाटोज, पैरालाइज्ड और कंप्लीट बेड रेस्ट, मूवमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट सारे केसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोमाटोज पेशेंट हो गए, पैरालाइज पेशेंट हो गए, और वो पेशेंट जो कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे होते हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जैसे डीवीटी फॉर्मेशन वगैरह के चांसेस होते हैं उनमें, तो उनकी ये जो फर्दर जो होती हैं इनको कॉम्प्लिकेशंस जो होती है उनको कंट्रोल करवाने के लिए हमारे पास जो रेंजेस ऑफ मोशन इंडिकेटेड होती हैं वो पीरोम्स होती हैं। ठीक है, उन पेशेंट्स को हम पीरोम्स जो है वो परफॉर्म करवाते हैं ताकि वो अपनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में ना जा पाए। ना, व्हाट आर द गोल्स फॉर द पीरोम्स। ठीक है, पीरोम्स के गोल्स कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो उनसे हमने अचीव करनी होती हैं। द प्राइमरी गोल फॉर द पीरोम इज़ टू डिक्रीज कॉम्प्लिकेशंस that would occur with immobilization such as cartilage degeneration, adhesions and the contracture formation and sluggish circulation। ठीक है, प्राइमरी गोल जो पीरोम्स का होता है वो ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको कम करना, ये मेन गोल होता है। ठीक है, कि गोल्स कौन से होते हैं कि मतलब ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो है उनमें मतलब हमने जो हमारे पास पीरोम्स होती हैं वो हमारे पास कौन सी चीज़ों को कम करने में हमारी हेल्प कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए गोलफुल होती है। ठीक है, तो
हमने ये देखा कि प्राइमरी गोल जो हमारे पास पी रोम का ये होता है कि वो कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमारे पास काम आती हैं। जबकि इमोबिलाइजेशन पीरियड होता है किसी भी पेशेंट का, तो इमोबिलाइजेशन होने की वजह से जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसको कम करने में हमारे पास पी रोम्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमारे पास इमोबिलाइजेशन की वजह से, जैसे कि कार्टिलेज की डीजनरेशन होना, एडिशन एंड कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होना टिश्यूज़ में, ठीक है। और उसके अलावा स्लगिश सर्कुलेशन होना, मतलब अगर किसी सेगमेंट को बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर उसको इमोबलाइज़ किया गया हो तो उसकी सर्कुलेशन भी उस सेगमेंट की कम हो सकती है, जिसकी वजह से भी उसकी बहुत ज़्यादा वो सीवियरिटी का उसका केस जो है वो हो सकता है, ठीक है। नाउ स्पेसिफिकली द गोल्स आर टू, पी रोम्स के जो मेन गोल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कि जैसे कि जो मेंटेन करना जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू मोबिलिटी को, मिनिमाइज़ करना मिनिमाइज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन को कम करने में हेल्प करता है। मेंटेन मैकेनिकल इलास्टिसिटी ऑफ द मसल, जो एक मसल की इलास्टिसिटी होती है शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग की, उसको मेंटेन करना। असिस्ट सर्कुलेशन एंड वेस्कुलर डायनामिक, ठीक है। अब जो है हमारे पास सर्कुलेशन, जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको पूरा असिस्ट करना, वेस्क्यू मूवमेंट के दौरान पे वेस्कुलर डायनामिक को कैसे मेंटेन करना, उस चीज़ को जो है वो परफॉर्म मेंटेन रखना। इन्हांस साइनोवियल मूवमेंट फॉर द कार्टिलेज न्यूट्रिशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल इन द ज्वाइंट, ठीक है। वो क्या करता है कि साइनोवियल मूवमेंट जो होती है, साइनोवियल फ्लूइड की जो मूवमेंट होती है उसको जो है वो बरकरार रखना, ताकि कार्टिलेज की साइड पे न्यूट्रिशन पहुंच सके और वो पूरी जो है वो जो मटेरियल है एक पूरे जॉइंट पे वो न्यूट्रिशन जो है वो डिफ्यूजन हो सके उस साइनोवियल जॉइंट की, ताकि उसकी मेंटेनेंस जो है वो कंटिन्यू बरकरार रहे। डिक्रीज़ और इनहिबिट द पेन, ठीक है। पी रोम्स का जो मेन सेकंड गोल है कि वो पेन को कम करने में भी हमारी हेल्प करता है। असिस्ट विद द हीलिंग प्रोसेस आफ्टर इंजरी और द सर्जरी, ठीक है। किसी भी सर्जरी और इंजरी के बाद जो है वो हमारी जो है हीलिंग प्रोसेस में भी पी रोम्स हेल्प करता है। हेल्प मेंटेन द पेशेंट्स अवेयरनेस ऑफ द मूवमेंट, पेशेंट को ये मूवमेंट के अबाउट अवेयर करने में भी हमारे लिए पी रोम्स जो है होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। अदर यूजेस फॉर द पी रोम्स, व्हेन थेरेपिस्ट इज एग्जामिनिंग inert structure, PROMs is used to determine limitations of the motions, to determine joint stability and to determine muscle and other soft tissue elasticity। जब थेरेपिस्ट जो है, ठीक है, जब थेरेपिस्ट जो होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर को एग्जामाइन करना होता है उसको, तो वो अपनी जो है पी रोम्स को यूज़ करता है कि उसकी जो रेंजेस हैं, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कितनी लिमिटेड है, ठीक है। उसको डिटरमाइन करने के लिए वो पी रोम्स का यूज़ करता है। जॉइंट स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए वो पी रोम्स का यूज़ करता है। मसल को डिटरमाइन करने के लिए वो पी रोम्स का यूज़ करता है। सॉफ्ट टिश्यू इलास्टिसिटी को यूज़ करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए जो है वो एग्जामाइन करने के लिए वो पी रोम्स का यूज़ करता है। when a therapist is a number second when a therapist is teaching an active exercise program, PROM is used to determine the desired motion। अगर पेशेंट को जो है हमने सिखाना होता है, उसकी जो एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन हमने सिखानी होती हैं, तो थेरेपिस्ट क्या करता है कि वो जो है एक्टिव पैसिवली उसको परफॉर्म करवा के दिखाता है कि आपने इस तरीके से जो है अपनी पी रोम्स जो एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म करनी है। व्हेन अ थेरेपिस्ट इज़ प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर स्ट्रेचिंग, पी रोम्स इज़ ऑफन यूज्ड प्रेसिडिंग द पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक, ठीक है। जब थेरेपिस्ट जो है वो पैसिव को जब पेशेंट को वो जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए जब वो प्रिपेयर करता है, तो उसके लिए भी वो जो है अपनी जो है पी रोम्स टेक्निक्स को यूज़ करता है उसको सिखाने के लिए। तो दीज ऑल आर द इंडिकेशंस एंड गोल्स ऑफ द पी रोम्स एक्सरसाइजेस, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टिव रेंजेस ऑफ द मोशन। उनकी इंडिकेशंस एंड गोल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। ए रोम्स के गोल्स हमारे पास कौन से होते हैं।
एरोम्स की इंडिकेशंस हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? वेन एवर अ पेशेंट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल एक्टिवली एंड मूव अ सेगमेंट विथ और विदाउट असिस्टेंस, एरोम इज यूज्ड। हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास इंडिकेशंस कौन सी आती हैं कि हमने जो है एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन पेशेंट को कब परफॉर्म करवानी होती है, उनकी इंडिकेशंस कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो इंडिकेशंस हमारे पास ये है कि जब एक पेशेंट जो है उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खुद ही वो परफॉर्म कर सकता है, तो हमारे पास वहाँ पे जो है एरोम्स जो है वो यूज़फुल हो जाएगी। हम वहाँ पे उस पेशेंट को एक्टिवली वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म करवाएंगे, क्योंकि उसका मसल है कैपेबल है वो रेंज परफॉर्म करवाने के लिए। व्हेन अ पेशेंट हैज़ वीक मस्कुलेचर्स एंड इज अनएबल टू मूव अ जॉइंट थ्रू द डिजायर्ड रेंज यूजली अगेंस्ट द ग्रेविटी, एरोम्स इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनफ असिस्टेंस टू द मसल in a carefully controlled manner so the muscles can function at its maximum level and be progressively strengthened। ठीक है, अब क्या होता है कि एरोम्स हम कब परफॉर्म करवाते हैं, उसकी इंडिकेशंस कब आ जाती है हमारे पास? जब हमारा जो पेशेंट होता है उसकी मसल्स जो है वो वीक हो, ठीक है, या तो वो अपनी जो है डिज़ायर्ड जॉइंट रेंज को कवर नहीं कर पा रहा हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम वहाँ पे उसको जो है वो एक्टिव असिस्टिव रेंजेस ऑफ मोशन परफॉर्म करवाएंगे, जो कि उनको मसल को असिस्ट करेगी केयरफुली, एक कंट्रोल्ड मैनर में मसल को जो है मैक्सिमम फंक्शनल लेवल उसका परफॉर्म करवाएगी, ठीक है। और प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता उस मसल को स्ट्रेंथनिंग में भी हमारे पास हम जो है वो हेल्पफुल रहेगी हमारे पास। वंस पेशेंट गेन कंट्रोल ऑफ देयर रेंज ऑफ मोशन, जब जो है पेशेंट ने अपनी जो है कंट्रोल ले लिया रेंज ऑफ मोशन में, तो दे आर प्रोग्रेस टू मैनुअल और द मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव मसल परफॉर्मेंस फॉर रिटर्न टू फंक्शनल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये एक पूरी एक्टिव असिस्टेंस पे बात हो रही है कि एक्टिव असिस्टेंट एक्सरसाइजेस की हमने कब ज़रूरत होती है, और जब पेशेंट ने एक्टिव असिस्टेंस कवर कर ली होती है तो उसके बाद जो है वो उसे कौन सी चीज़ जो है वो परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है वो हो गई, जैसे कि हमारे पास हमने देखी कि जब पेशेंट को नीड हो रही होती है एक्टिव असिस्टेंट एक्सरसाइजेस की, तो उसके बाद जब एक पेशेंट जब मसल जो है वो रेंज जो है वो खुली कंट्रोल मैनर में परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके बाद हम मैनुअल एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट को परफॉर्म करवाएंगे, जिससे उसकी जो है मसल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी और अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ वो खुद ही परफॉर्म करने पे स्टार्ट हो जाएगा। एरोम्स कैन बी यूज्ड फॉर एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम। एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम में भी हमने एरोम्स का यूज़ करना है। When a segment of the body is immobilized for a period of the time, aeroms is used on the region above and the below the immobilized segments to maintain the area in a normal or a condition as possible and to prepare for few activities such as walking with crutching। ठीक है, जब एक बॉडी का सेगमेंट जो है वो हमने सिर्फ एक बॉडी के सेगमेंट को अगर हमने इमोबिलाइज रखना है, तो उसके इर्द गिर्द जो बॉडी सेगमेंट होंगे, जो जॉइंट होते हैं, उनमें जो है हमारे पास एरोम्स जो है वो इंडिकेटेड होती हैं, ताकि मतलब उसके जो बिलो एंड अबव जो इमोबिलाइज सेगमेंट के बिलो एंड अबव जो होते हैं सेगमेंट्स, उनके नॉर्मल कंडीशनिंग को मेंटेन रखने के लिए हमने एरोम्स परफॉर्म करवानी होती हैं, ठीक है, जिसमें हमने न्यू एक्टिविटीज़ भी रखनी है, जैसे हमने उनमें वॉकिंग कह दी या विथ क्रचेस, ये भी, ताकि मतलब है ना उनके जो दूसरे एरियाज़ हों, दूसरे जो बॉडी सेगमेंट्स हैं अबव एंड बिलो इमोबिलाइज सेगमेंट, वो अपनी जो है उनकी कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे। नाउ व्हाट आर द गोल्स फॉर द एरोम? एक्टिव रोम्स जो होती है उनके गोल्स कौन से होते हैं? If there is no inflammation or contraindication to active motion, the same goals of the PROM। अगर हमारे पास एरोम्स की कोई भी इन्फ्लेमेशन, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास एक्टिव मोशन की कोई इन्फ्लेमेशन या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो वही सेम गोल्स होंगे जो हमने PROMs में जो है वो बताए थे। इन एडिशन देयर आर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स दैट रिजल्ट्स
from active muscle contractions and motor learning from voluntary muscle control. इसके अलावा पी रोम्स में अगर हमने देखा कि हमारे पास कोई भी इस किस्म की बात नहीं हो रही थी कि यहाँ पे कोई एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो या कोई मोटर लर्निंग हो रही हो ये मसल्स की, ठीक है। लेकिन ए रोम्स में हमारे पास एक एडिशनल गोल होता है कि उससे क्या होता है कि जब हम पेशेंट को एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो उनका एक और भी गोल होता है कि इसमें क्या होती है कि एक एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही होती है और उसके अलावा हमारे पास एक मोटर लर्निंग भी हो रही होती है वॉलंटरी मसल कंट्रोल की, ठीक है। कि एक मसल ने किस तरीके से अपनी जो है वो मोशन परफॉर्म करना है, कितने हद तक करना है, कितना करना है। तो ये एक पूरी एक वॉलंटरी जो है कंट्रोल भी मोटर लर्निंग हो रही होती है उनकी एक्टिव मसल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवाने से, ठीक है। अब आते हैं इसके गोल्स पे कि क्या क्या गोल्स होते हैं इनके। मेंटेन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मसल, ठीक है। वही इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है मसल की पार्टिसिपेटिंग जो मसल होता है उसको मेंटेन करता है। प्रोवाइड सेंसरी फीडबैक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स में एक सेंसरी फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि हाँ यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो उस सेंस को बरकरार रखने में भी जो है वो भी प्रोवाइड करता है सेंसेशन, ठीक है। प्रोवाइडर स्टिमुलस फॉर द बोन एंड जॉइंट टिश्यू इंटीग्रिटी, ठीक है। जॉइंट टिश्यू इंटीग्रिटी और बोन एंड जॉइंट टिश्यू इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए भी हमारे पास जो है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज़, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है, मोटर स्किल फंक्शनल एक्टिविटीज़ को भी डेवलप करता है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। अब हमारे पास पी रोम्स की कौन सी लिमिटेशंस होती हैं और एक्टिव रोम्स की ए रोम्स की कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। ट्रू पैसिव रिलैक्स्ड रोम्स में बी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन व्हेन मसल इज इनर्वेटेड एंड द फंक्शन पेशेंट इज कॉन्शियस। हमने कभी भी जो है ये चीज़ जो है वहाँ पे लिमिटेड होती है पी रोम्स। अगर हमारा मसल जो है वो खुद ही एक्टिवली जो है अपनी रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकता है और अगर हमारा पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है तो वहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है, पी रोम्स हम जो है वो परफॉर्म नहीं होती। पैसिव मोशन डज नॉट प्रिवेंट मसल एट्रोफी, ठीक है। अगर हमारे पास जो है हमारा पेशेंट का मसल जो है वो इनर्वेटेड है और कॉन्ट्रैक्शन है तो लिमिटेशंस हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पैसिव रेंजेस ऑफ मोशन से हमें नहीं मिलती हैं। जैसे कि हमने देखा मसल एट्रोफी से जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता। इंक्रीज़ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, पी रोम से हमने कभी भी ये नहीं देखा कि हमारी स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस जो है वो हमें मिलती हो। असिस्ट सर्कुलेशन टू द एक्सटेंट दैट एक्टिव वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन डस, सिर्फ ये चीज़ करवा सकता है कि पी रोम से सर्कुलेशन असिस्ट होती है, ठीक है। जो जितनी जो है वो एक्टिव तक आनी चाहिए उतनी वो एक्सटेंड कर सकता है जब मसल जो है वो खुद ही जो है वो एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो ये उसकी लिमिटेशंस होती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें पी रोम से नहीं मिल सकती। पी रोम्स जो है वो मसल एट्रोफी को प्रिवेंट नहीं करता और एंड्योरेंस को भी बनाने में हमारी हेल्प नहीं करता। अब ए रोम्स की लिमिटेशंस कौन सी होती हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग मसल ए रोम्स डज नॉट मेंटेन और इंक्रीज द स्ट्रेंथ। अगर एक हमारा मसल एक ऑलरेडी स्ट्रेंथफुल है तो उसमें एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशन क्या करेंगी, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगी, तो ये उसकी लिमिटेशन आ गई। इट डज़ नॉट डेवलप स्किल और कोऑर्डिनेशन एक्सेप्ट इन द मूवमेंट पैटर्न यूज्ड, ठीक है। मतलब ये तब तक जो है हमारे पास जो है एक स्किल और कोऑर्डिनेशन नहीं जो है वो डेवलप कर सकता जब तक जो है एक पैटर्न में हम मूवमेंट परफॉर्म ना कर सकें। तो दीज ऑल आर द लिमिट। हियर वी डिस्कस अबाउट द indications, goals and limitations of the range of motion exercise. We will further continue our chapter inshallah. Thank you. Allah Hafiz. Hope for the best. I think it is enough for you today. Allah Hafiz.